हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो बच्चों, आज हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? बिल्कुल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन तो आप लोगों को पता है क्या होता है, यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब टर्म है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड to release energy in absence of ऑक्सीजन। तो बेटा, जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। दिस स्टेप इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है? फर्स्ट, इट ऑक्यर्स इन, कहां परफॉर्म होता है ये? साइटोप्लाज्म। इट ऑक्यर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें होता क्या है कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो बी पार्ट होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरवेट। कैसे? जैसे molecule of glucose is C6H12O6, क्या प्रोड्यूस करेगा? पायरवेट, दैट इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और O। दिस इज द पायरवेट मॉलिक्यूल्स। और ये पायरवेट फॉर्म होता है इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि इस स्टेप में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसलिए ये दोनों स्टेप्स में एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होता है। अब इसमें प्लस कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं? दैट इज 2। तो टोटल हमारा हो गया 2 ATP मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो इन ईस्ट सेल में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है इन साइटोप्लाज्म। जैसे जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स होता है, वैसे ही ईस्ट सेल में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, क्या कहते हैं जब इस सेल अनएरोबिकली रिप्रोड्यूस करती है? पढ़ चुके हो ना? दैट इज फर्मेंटेशन। वेरी गुड। एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट सेल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? जो पायरवेट है, पायरवेट कहाँ से आया? जो ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म हुआ था, दैट इज पायरवेट। जो पायरुवेट है वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो कैसे करता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट, CH3O। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा एनारोबिकली ईस्ट सेल में, जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? इथेनॉल, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी।
एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कोहल बना जो कि इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और एनर्जी। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ये पायरुवेट है कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। वहीं पर इथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में कितने कार्बन एटम है, 2। तो यहाँ पर बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। वहीं पर अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एंड प्रोडक्ट क्या था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई थी ना, CO2। और अगर हम CO2 की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 फॉर्म होती है। अब CO2 में कितने कार्बन एटम है, 1, एक ही कार्बन एटम है। वहीं यहाँ पर कितने हैं, जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल है, और इथेनॉल में कितने कार्बन एटम है, 2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, वहीं पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ सिंगल कार्बन कंटेनिंग तो सिंपल फॉर्म यानी कि ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चों ये था अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट सेल। अब जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सम बैक्टीरिया, सम वर्म्स एंड ऑल्सो इन द ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन मसल सेल्स में भी होता है। ह्यूमन मसल सेल्स में कब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब कई बार आपने देखा होगा जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, तो हैवी एक्सरसाइजेस के दौरान आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड से ही एनर्जी गेन होती है, तो उसके लिए आप डीप ब्रीथिंग करते हो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन जब उस फूड को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है, और जो पायरुवेट बना है साइटोप्लाज्म में, वो पायरुवेट क्या फॉर्म करेगा, जब वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन अमाउंट नहीं मिल रही, तो लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो आपको एक्सरसाइजेस के लिए चाहिए। तो पायरुवेट इज C+O CH3। अब लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, दैट इज CHOH COOH and CH3। This is lactic acid plus energy। तो इसी वजह से जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो 2 या 3 दिन तक आपको क्या होता है, क्रैम्प फील होता है आपकी मसल्स में। वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन योर मसल सेल्स, इसलिए आपको पेन फील होता है। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स थे इस कंपाउंड में, और यहाँ पर क्या है 1 2 और 3। तो 3 है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही ब्रेकडाउन हुआ ना, सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेकडाउन हो रहा। तो जब तक फूड क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता, तब तक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो जब एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है हमारी मसल सेल्स में भी, वहां पर भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा इस तरह से हमने अनारोबिक रेस्पिरेशन इन इस सेल देखा, अनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल्स भी देखा। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें टोटल कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑलमोस्ट 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पर अगर अनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए, दैट इज इन ग्लाइकोलिसिस 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए इन अनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इनमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड्स और इथेनॉल, बट हम उनको क्या नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। वी नीड टू एक्सक्रीट दीज मटेरियल्स। सो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही इसमें जनरेट होते हैं। तो अब हम एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन को कंक्लूड करके देखते हैं। तो फर्स्ट है इज द ग्लूकोज, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रेकडाउन ग्लूकोज का ही होता है। तो जो ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है, और लेकिन ये परफॉर्म कहाँ पर होता है? इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है पायरुवेट। पायरुवेट जब बनता है वो 3 स्टेप्स में डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब पायरुवेट अंडरगो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट। सेकंड है कि जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहां पर हम बात करेंगे इन ह्यूमन सेल्स, इन ह्यूमन मसल सेल्स। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल्स में हुआ था, तो क्या फॉर्म हुआ था? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनारोबिकली रेस्पिरेशन हुआ था ना ह्यूमन मसल सेल्स में। उसके बाद अगर ईस्ट सेल की हम बात करें, तो यहां ईस्ट सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या फॉर्म्ड हुआ था? इथेनॉल, राइट। C2H5OH, दैट इज इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ये हमारा पूरा क्या है? रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, जो दोनों में कॉमन होती है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। और उस प्रोसेस में पायरुवेट फॉर्म होता है। पायरुवेट अंडरगो होता है, अगर ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और CO2, H2O और एनर्जी परफॉर्म होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन मसल सेल्स में भी जब ऑक्सीजन अमाउंट कम हो जाती है तो ह्यूमन मसल सेल्स अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं और लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है। वहीं पर ईस्ट सेल जब एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा यहाँ पर CO2 बन रही है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर अगर यहाँ पर हम देखें लैक्टिक एसिड और यहाँ पर इथेनॉल, तो यहाँ पर दोनों स्टेप्स में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और anaerobic respiration. So, difference between aerobic and anaerobic respirations are, first one is the presence of oxygen. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में परफॉर्म होगा, वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। सेकंड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्यर, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सिंपलर फॉर्म में होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है। वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो लैक्टिक एसिड्स और जो फॉर्म होता है इथाइल अल्कोहल वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द नेट गेन ऑफ 36 टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 36 टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, वहीं पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O इन एरोबिक रेस्पिरेशन अदर देन द एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहीं पर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ईस्ट सेल में इथाइल अल्कोहल एंड प्रोडक्ट होता है और मसल सेल्स यानी कि ह्यूमन मसल सेल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो प्लांट सेल्स और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं पर कुछ बैक्टीरिया, वर्म्स एंड ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, जब ह्यूमंस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वहीं पर जो मसल सेल्स होती हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। सम पार्ट ऑफ इट ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म एंड रेस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है और जो बाकी के जो क्रेब्स साइकिल हैं और
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में या तो मैट्रिक्स में या इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं। वहीं पर जो अनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट प्रोसेस ओकर इन साइटोप्लाज्म। होल प्रोसेस ही कहाँ हो जाती है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन इस सेल में हो रहा है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जबकि ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप था जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए थे वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन। सो जो अब एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन उसको हम यूज कहाँ पर करते हैं? सो फर्स्ट वन इज द फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर सेल। अब बॉडी की जो ग्रोथ है, जो डैमेज्ड सेल्स हैं या टिश्यू हैं, उनको रिपेयर करने में और फॉर द ग्रोथ के लिए भी उस एनर्जी का यूज होगा। सेकेंड वन इज द फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। हम पूरे दिन की अगर बात करें तो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते ही करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज द फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करती है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रोटीन से सिंथेसाइज करती हैं। उनको सिंथेसाइज करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को। फोर्थ वन इज द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व्स। जो भी हमारी मैसेज हमारे मिलते हैं बॉडी पार्ट्स को, उनको ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व सेल्स होती हैं उनको उन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज द फॉर एक्सरसाइज। जो डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमने एक्टिविटीज़ में भी पढ़ा, एक्टिविटीज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेज। तो जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है। तो बेटा अब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड वेयर डू वी यूज दिस एनर्जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।